हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे के लेक्चर थे उसमें अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के एप्लीकेशन की बात हो रही थी। अपना लास्ट एप्लीकेशन बचा था एरोमेटिसिटी। आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी क्या होती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता। एरोमेटिकता क्या होती है इसकी अपन चर्चा करेंगे। रेजोनेंस के आधार पर रेजोनेंस को काम में लेके एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे बताए जाते हैं किसी कंपाउंड में, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन कैसे दी जाती है? तो एरोमेटिसिटी ये क्या होती है? एक तरीके की सक्रिय कंपाउंड की, सक्रिय कंपाउंड या सक्रिय यौगिक की स्थायित्व की माप होती है। स्थायित्व की माप होती है। तो मैंने क्या कहा? एरोमेटिसिटी क्या होती है? सक्रिय कंपाउंड्स के स्थायित्व की माप। मतलब क्या हुआ? साइक्लिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका माप, उसकी मेजरमेंट किसके द्वारा की जाती है? एरोमेटिसिटी के द्वारा की जाती है। मैंने कहा साइक्लिक कंपाउंड्स का जो उसकी स्टेबिलिटी है, साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एरोमेटिसिटी के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनके अगर ये मेजरमेंट की, अगर इनके स्टेबिलिटी की मेजरमेंट की माप होती है एरोमेटिसिटी, तो सबसे पहले बात आती है साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक क्या बोला जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एक बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें ये कंपाउंड हमेशा ही क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। क्या होंगे? अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। इनके लिए कंडीशन है। एसाइक्लिक कंपाउंड का बेसिकली मीनिंग क्या है? ये कंपाउंड साइक्लिक या एसाइक्लिक हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक या एसाइक्लिक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे? एरोमेटिक नहीं होंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कभी भी क्या नहीं होंगे? एरोमेटिक नहीं होंगे। तो मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? हमेशा ही साइक्लिक होंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? साइक्लिक और एसाइक्लिक। और मैंने कहा ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। अब सबसे पहले बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। इनमें जो मेन कैरेक्टर इसका क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अपन क्या पढ़ेंगे अब? एरोमेटिक कंपाउंड। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन और कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसकी अपन विशेषता पढ़ देंगे, उसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखना ध्यान से। Characteristics of aromatic compound। Characteristics of aromatic compound। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ विशेषताएं। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बोला जाता है अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए।
सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरी विशेषता बोली जाती है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर, मतलब समतलीय या तल में होना चाहिए। अगर मैं इस प्लेनर की बात करूं तो प्लेनर जैसे ये जो बोर्ड का जो प्लेन है, ये बोर्ड का जो प्लेन है इसी में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाता है, प्लेनर। अगर इस बोर्ड के प्लेन के अगर ऊपर है या इसके नीचे है तो वो क्या होगा, नॉन प्लेनर। अब अगर मैं बात करूं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। एक बोला जाता है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होने चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो। ऐसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हक्कल रूल फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात आती है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल होता है 4n+2। अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, डीलोकेलाइजेशन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या हो, डीलोकेलाइजेशन हो, तो वो कंपाउंड्स हक्कल रूल को फॉलो करेंगे और क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। मैंने कहा हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हो तो वो कंपाउंड कौन से कहलाएंगे, एरोमेटिक। यहाँ पे n का मतलब क्या है, n होता है यहाँ पे इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इस n की जगह क्या क्या हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। तो किसी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी की पहचान करनी है उसके लिए कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हक्कल रूल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल में मैंने कहा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज्ड होनी चाहिए। 4n का मतलब n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर। n की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, इस n की जगह क्या रखूँ, 0, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, अगर n की जगह सबसे पहले मैं 0 रखूँ तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरीके से इस n की जगह 1 रखूं तो यहाँ पे क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पे कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मैं 3 रखूं तो कितने होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएंगे, इसमें इंटीजर वैल्यू रखते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करेंगे। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा हो, डीलोकेलाइजेशन हो रहा हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से इसमें अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये तो अपनी क्या होगी, मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि कंपाउंड में एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर उसमें कैसे शो करना है, सबसे पहले उसकी बात की मैंने। अब बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये भी इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रॉन्स ने ही का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR क्यों देते हैं, क्योंकि इनको अपनी एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी बनाए रखनी होती है, एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए, एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए। तो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक की, इसकी नेक्स्ट विशेषता की मैं बात करूं तो
तो ऐसे बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाईली स्टेबल होते हैं ये कंपाउंड्स, हाईली स्टेबल। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इनका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्थायित्व ज़्यादा होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो इन कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या मिलता है, डायामैग्नेटिक नेचर मिलती है। डायामैग्नेटिक नेचर होती है इनकी। एरोमेटिक कंपाउंड की कौन सी नेचर होती है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति। एरोमेटिक कंपाउंड की कौन सी प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति। प्रतिचुंबकीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इनको मैं थोड़ा बता देता हूं। एक तो होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब क्या हुआ, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो उसकी नेचर क्या होगी, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हुआ, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या है, उनकी नेचर क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होंगे, तो उनकी नेचर क्या होगी, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। और प्रतिचुंबकीय क्या बोला जाता है, डायामैग्नेटिक। तो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। या मैं इसमें बोल दूं कि इसमें क्या मिलता है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। डायामैग्नेटिक रिंग करंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, उसकी अपन चर्चा करेंगे आगे। अभी तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक होती है। एक बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक। इस साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक रिंग में क्या होते हैं, सभी एटम्स क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लिक कंपाउंड्स में सभी एटम क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 संकरण होता है। सभी रिंग में उपस्थित सभी कार्बन या एटम्स की बात करूं तो उनका संकरण क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसका मतलब क्या है। और sp2 कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ एटम sp हाइब्रिडाइज्ड भी मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, ये ऑलवेज फॉलो नहीं होती, लेकिन जनरली क्या होता है कि सभी एटम्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ एटम sp हाइब्रिडाइज्ड भी मिल जाते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड। जैसे मैं बात करूं, मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग है वो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में सभी एटम्स का संकरण क्या होता है, sp2। जैसे मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मल, मैंने इस बेंजीन रिंग को लिया, बेंजीन रिंग। ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल को फॉलो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकेलाइजेशन हो रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। साइक्लिक है, साइक्लिक भी है, और क्या है, प्लेनर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है।
एरोमेटिक है इसका मतलब मैंने कहा सभी एटम्स में क्या होता है, साइक्लिक रिंग में सभी एटम क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये जो एटम है, ये एटम है, ये एटम, ये एटम भी, ये सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सभी एटम। मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड में सभी जो एटम है, रिंग में उपस्थित एटम्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बात अपनी यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कभी कभी कुछ एटम्स क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड। जैसे मैं बात करूं इस कंपाउंड की, जैसे मैंने कहा ये क्या है, बेंजाइन। अभी अपने क्या पढ़ा, बेंजीन, ये क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है कि ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, प्लेनर, और क्या है, साइक्लिक है, और क्या है, ये कंपाउंड इसमें अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, और 6 pi इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अब अगर बात की जाए इसमें कार्बन की, इस रिंग में उपस्थित कार्बन की, तो इस रिंग में कार्बन की जो संकरण की बात की जाए तो सभी में संकरण क्या नहीं होगा, sp2 नहीं होगा। यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे क्या हो गए, sp। तो कभी कभी कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या देखने को मिल जाता है, sp संकरण भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली सभी एटम का संकरण क्या होता है, sp2। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अपने क्या पढ़ा, इसमें कुछ कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ ली अपन ने, जिसमें कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, इसमें डायमैग्नेटिक नेचर होती है कंपाउंड्स की, और क्या पढ़ा, ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं। इस कंपाउंड में सभी जो रिंग में उपस्थित एटम्स हैं उनका संकरण क्या होता है, sp2। तो मैंने कहा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाईली स्टेबल क्यों होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। हाईली स्टेबल, मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड हाई स्टेबल होते हैं। हाई स्टेबल क्यों होते हैं, इसका क्या कारण दिया जाता है, तो देखना ध्यान से। एरोमेटिक कंपाउंड के ज्यादा स्टेबल होने का कारण दिया जाता है अनुनाद ऊर्जा। एरोमेटिक कंपाउंड के ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या दिया जाता है, अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी। जिस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और एरोमेटिक उतना ही ज़्यादा कैरेक्टर आएगा। कैसे आएगा देखना, सबसे पहले बात आती है अनुनाद ऊर्जा अगर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो अनुनाद ऊर्जा होती क्या है। अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी की मैं बात करूं, रेजोनेंस एनर्जी एक तरीके की क्या है, निकलने वाली ऊर्जा है। किसी सिस्टम में निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा। एक तरीके की क्या है, निकलने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा किसी सिस्टम से अगर निकल गई, किसी सिस्टम से अगर, जैसे कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी। तो इस सिस्टम से रेजोनेंस एनर्जी बाहर निकल गई तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने कहा ऐसी ऊर्जा जिसमें सिस्टम से एनर्जी निकल गई, सिस्टम में से एनर्जी निकल गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो गई तो कंपाउंड या सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो रेजोनेंस एनर्जी को मैं कैसे बोल सकता हूँ, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम करने से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। इसकी वैल्यू, अनुनाद ऊर्जा की वैल्यू मैंने कहा अगर किसी कंपाउंड या सिस्टम के लिए जितनी ज़्यादा निकलेगी या जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतनी ही एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा या एरोमेटिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या मैं कह सकता हूँ सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब अपन बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स में रेजोनेंस एनर्जी की फिक्स वैल्यू होती है, उसके आधार पर उसके अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, रेजोनेंस एनर्जी कुछ कंपाउंड्स के लिए क्या होती है, फिक्स होती है, उसके आधार पर उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमिनेशन किया जाता है। तो देखना ध्यान से,
जैसे कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये क्या है, बेंजीन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। इनमें अपने को क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, रेजोनेंस एनर्जी पर। रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा, निकलने वाले सिस्टम में निकलने वाली ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा इस कंपाउंड के लिए वैल्यू रेजोनेंस एनर्जी की क्या होती है, फिक्स होती है इन कंपाउंड्स के लिए। बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। 36 किलो कैलोरी पर मोल कितनी होती है रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की, 36। नेफ्थलीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी होती है 61 किलो कैलोरी पर मोल। नेफ्थलीन की कितनी होती है, 61 किलो कैलोरी। एंथ्रासीन के लिए होती है 84 किलो कैलोरी पर मोल। तो मैंने कहा किसी कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है तो रेजोनेंस एनर्जी पर डिपेंड करेगी। रेजोनेंस एनर्जी पर कैसे डिपेंड करेगी, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें बोला जाता है किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा है तो उस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो एरोमेटिसिटी भी ज्यादा होगी और उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में, ये तो किसका मान हो गया, रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा का। अब अगर मैं बात करूं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, मैंने कहा पर रिंग का मतलब इस कंपाउंड्स में कंपैरेटिवली बात करें तो रिंग की संख्या का अगर भाग दे दें तो उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जिसमें रिंग की संख्या का भाग लगने से जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो देखना इस बेंजीन रिंग में मैंने कहा रेजोनेंस एनर्जी में जब रिंग कितनी रिंग जुड़ी हुई है उसका भाग लग जाए तो 36, ये तो क्या है रेजोनेंस एनर्जी। इसमें रिंग कितनी है, बेंजीन रिंग 1 है तो 1 का भाग लग जाए तो ये कितना आएगा, 36। इसमें अगर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की मैं बात करूं तो 61 तो क्या है रेजोनेंस एनर्जी, रिंग कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 30.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यहाँ पे कितनी है 30.5। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की तो इसमें कितना है 84। अगर रिंग की बात करूं तो कितनी रिंग है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 28 किलो कैलोरी पर मोल के आगे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। मैंने कहा किसी कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जितनी ज्यादा होगी उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और उस कंपाउंड की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग यहाँ पे कितनी है 36, यहाँ 30.5, यहाँ पे 28। तो सबसे ज्यादा कहाँ है इस बेंजीन में 36। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जहाँ पे जितनी ज्यादा होगी उस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एरोमेटिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर एरोमेटिसिटी बढ़ गई तो उसके कारण एरोमेटिक कैरेक्टर भी बढ़ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे ज्यादा निकली है, ज्यादा निकलने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कम होगी, ज्यादा कम होने से सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा, या एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन सा होगा कंपैरेटिवली, बेंजीन इज द मोर
एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कंपेरेटिवली अपन इन दोनों में बात करें तो। बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। ये अपने को ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, इसके आधार पर अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात की कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो ये अपनी बात होगी। मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, स्टेबल क्यों होते हैं उसका मैंने कारण दिया। रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर अपन उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक मैंने बोला था एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, प्रतिचुंबकीय होती है। एरोमेटिक कंपाउंड की प्रकृति क्या होती है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक भी नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, यहाँ पे एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी। यहाँ पे क्या मिलेंगे, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ क्या मिलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने के कारण इनकी नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। तो इस बात को बताने के लिए कि एरोमेटिक कंपाउंड में इनकी नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक, या मैं बात करूँ इसमें क्या देखने को मिलता है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में डायामैग्नेटिक रिंग करंट मिलता है, या डायामैग्नेटिक क्या होती है, इनकी नेचर होती है। इस बात का पता किससे लगाया गया था, फ्रोस्ट साइकिल से। किससे लगाया गया था, फ्रोस्ट साइकिल, फ्रोस्ट सर्किल। फ्रोस्ट सर्किल से इस बात का पता लगाया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक होती है। तो फ्रोस्ट साइकिल से कैसे पता किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा किसी कंपाउंड्स में अपन फ्रोस्ट साइकिल के आधार पर उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर ये बता सकते हैं कि कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इस बात का पता हम किससे लगाएंगे, फ्रोस्ट साइकिल। फ्रोस्ट साइकिल क्या होता है देखना ध्यान से। फ्रोस्ट साइकिल क्या होता है, इस फ्रोस्ट साइकिल में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है। इसमें कंपैरेटिवली अपने को किसी कंपाउंड में, किसी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को इस जो अपने को गोला बनाया गया है, इस गोले में क्या करना है, फिट करना है। उस गोले में फिट कर अपन क्या करेंगे, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल डिसाइड किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इसमें फिट किया जाता है। जो कार्बन है, जो या एटम्स है, जो सिस्टम है, उसमें जितने भी कार्बन एटम है या जितने भी एटम है, जो कॉर्नर एटम्स को क्या बनाया जाता है, कॉर्नर एटम्स को यहाँ पे क्या बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स में बनाया जाता है कि किसमें, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक तो क्या होगा, बंदी कक्षक। बंदी का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है प्रतिबंधी। प्रतिबंधी में कौन से आएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक होता है इसमें अबंधी, अबंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अबंधी में कौन से आते हैं, नॉन बॉन्डिंग। तो मैंने कहा इस कंपाउंड में ऐसे सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं।
सर्किल बनाने के बाद जो अपने वो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को उसके अंदर फिट करेंगे। फिट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। किस आधार पर बनाएंगे कि उस कंपाउंड्स में कितने, साइक्लिक कंपाउंड में कितने एटम है, उसके आधार पर अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल बनाएंगे, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें अगर जब बॉन्डिंग बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपन हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स भर के अपन काउंट कर लेंगे कि कंपाउंड की नेचर क्या है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा जैसे कंपाउंड्स के अपन इसको एग्जांपल से चेक करते हैं। किसी कंपाउंड में डायमैग्नेटिक नेचर फ्रोस्ट साइकिल से कैसे चेक की जाती है, तो देखिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा इस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके अपन क्या करेंगे, हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। हुंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात आती है हुंड रूल होता क्या है। मैं यहाँ पे हुंड रूल की बात कर लेता हूँ, थोड़ी अपने को ये काम आने वाली है। हुंड रूल, हुंड रूल क्या होता है, हुंड रूल समान ऊर्जा वाले कक्षकों के लिए लागू होता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के लिए। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, उनके लिए क्या लगता है, हुंड रूल। तो हुंड रूल किसके लिए लागू होता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के लिए, या मैं कह दूं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए क्या लगता है, हुंड रूल। जिनकी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, समान हो, उनको क्या बोलते हैं, समभ्रंश। समभ्रंश कक्षक जिनके लिए क्या लगता है, हुंड रूल लगता है। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड्स में, किसी कंपाउंड्स में हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो हुंड ने बताया था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, समान है, उन कक्षकों में समान चक्रण से, समान चक्रण, मैंने क्या कहा, समान ऊर्जा वाले कक्षक जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, समान ऊर्जा होनी चाहिए, उन समान चक्रण का क्या मीनिंग हो गया, सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनमें इलेक्ट्रॉन, समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले क्या भरा जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद क्या होता है, युग्मन स्टार्ट होता है, या पेयरिंग उसके बाद की जाती है, युग्मन या पेयरिंग। तो हुंड ने क्या बताया, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के लिए रूल फॉलो किया गया था, जिसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल या कुछ कक्षकों की जिनकी क्या है एनर्जी सेम है, उनको क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक। इनमें समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समान चक्रण, समान चक्रण का मतलब क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या हो सकती है, ये हो सकती है, जिसको मैं कह दूं प्लस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो सकती है, माइनस हाफ। तो इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है, जैसे मैं बात करूं डी ऑर्बिटल की, डी सबसेल की, डी सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, कितने होते हैं, 5। ये क्या है, डी सबसेल, डी उपकोष है ये। इस डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं, 5। अगर इसने कहा था समान ऊर्जा वाले, ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसने कहा समान चक्रण वाले। समान चक्रण का मतलब या तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, समान चक्रण में प्लस हाफ वाले स्पिन वाले, प्लस हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, या तो प्लस हाफ वाले या माइनस हाफ वाले। इन दोनों की अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। स्पिन का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने प्लस हाफ ली तो पहले क्या भरा जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्या है, स्पिन इनकी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इन सभी में जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, युग्मन या पेयरिंग। उसके बाद मैं पेयरिंग करवा सकता हूँ,
और स्पिन भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी स्पिन या यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहले जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो उनके सकरण या स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बाद में चाहे डिफरेंट हो। उसके बाद क्या होता है, पेयरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाता है। इसके आधार पर अपन फ्रोस्ट साइकिल से क्या चेक करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखना कैसे चेक किया, ये मैंने बता दिया। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है। अब अपने कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें पता लगाएंगे कि उसकी डायमैग्नेटिक नेचर है या पैरामैग्नेटिक नेचर है। अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपन चेक करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, फ्रोस्ट साइकिल के अकॉर्डिंग इसकी नेचर चेक करनी है। फ्रोस्ट सर्किल के अकॉर्डिंग क्या चेक करनी है, इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा फ्रोस्ट साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। सर्किल बनाने के बाद इस कंपाउंड को इसके अंदर फिट कर देंगे। इसका जो स्केलेटन है, इस कंपाउंड का स्केलेटन, इस कंपाउंड के स्केलेटन को क्या करेंगे, इसमें फिट कर देंगे। इस कंपाउंड के स्केलेटन को इसके अंदर फिट करने का मतलब क्या है, इसके पास रिंग में कितने एटम है, 3। तो 3 एटम इसके अंदर इस तरीके से बनाएंगे, देखना ध्यान से। ये 3 एटम बना दिए मैंने सर्किल के अंदर। इस कंपाउंड के स्केलेटन को अपने इसके अंदर फिट कर दिया। ये 3 एटम्स ये सर्किल से क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स बनाते हैं एटम्स को फिट करके। तो ये जो इन एटम से, एटम्स और सर्किल से जो अटैच हो रहा है, इससे जो टच हो रहा है, वो क्या है, एक एनर्जी लेवल है। ये भी क्या है, एक एनर्जी लेवल। ये भी क्या है, एक एनर्जी लेवल। तो जिसकी एनर्जी कम है, इसमें क्या होता है, एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, जिस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी कम है उसको क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स, जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों के बीच में होती है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में जिनकी एनर्जी लेवल होती है, वो क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग। तो ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी क्या है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से दोनों के बीच में है, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये नॉन बॉन्डिंग है बॉन्डिंग। जिनकी एनर्जी सबसे कम वो बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा वाले की एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में वो क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, इस पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकेलाइजेशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं पाई बॉन्ड के। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, मैंने कहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्या ऑर्डर मैंने बताया था, हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस एनर्जी लेवल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भरे जाते हैं। तो जिस कंपाउंड में जिस कम एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। उसके बाद क्या होती है, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इस ऑर्बिटल यहाँ पे ऑर्बिटल क्या है, एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन और भरूँ तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। पेयर्ड होने के कारण यहाँ पे किसी भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा यहाँ पे।
इस कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, सिर्फ क्या मिल रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है वो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपाउंड उसकी नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। तो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेचर कैसी होती है, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी क्या है, पेयर्ड। तो यहाँ पे इसकी नेचर क्या होगी, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नेचर तो होगी डायामैग्नेटिक, और ये कंपाउंड क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होने से ये कंपाउंड, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ऐसे पता किया जाता है फ्रोस्ट साइकिल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसकी नेचर चेक करके बता दिया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर ये है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज, वैसे भी पता चल रहा है कि ये क्या है, एरोमेटिक। और अपने नेचर और चेक कर ली कि किसके आधार पर, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर, कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर है। तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिएगा एग्जांपल्स में अपन फ्रोस्ट साइकिल कैसे, कुछ और एग्जांपल्स में अपन फ्रोस्ट साइकिल कैसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा जैसे मैंने एग्जांपल लिए, एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं तो देखना ध्यान से। इसी तरीके से जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, अपने फ्रोस्ट साइकिल के आधार पर बताना है कि कंपाउंड्स की नेचर क्या है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कंपाउंड में सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड में सर्किल बना लेंगे। सभी कंपाउंड्स में क्या बनाएंगे, सर्किल बना लेंगे। इस कंपाउंड बेंजीन की अपन बात कर लेंगे बाद में। अभी इस कंपाउंड्स को देखिए, तीनों कंपाउंड्स को पहले। तो इस कंपाउंड को, इसके स्केलेटन को इससे फ्रोस्ट साइकिल में अपन क्या करते हैं, इस तरीके से फिट करेंगे कि इन तीनों के एटम्स है वो किसको टच करने चाहिए, इस फ्रोस्ट साइकिल सर्किल को टच करने चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पर सर्किल को टच किए ये जो एटम्स, वो क्या है, एनर्जी लेवल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ये है एनर्जी लेवल्स इसमें। और इन दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे कम है इस लेवल की, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग। जिसकी एनर्जी इसके ज़्यादा होगी वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना ध्यान से देखना। ये एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 4। तो अब देखिएगा ध्यान से, हंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे भरा जाता है। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑर्बिटल। उसके बाद इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ध्यान से, ये जो नॉन बॉन्डिंग जोन हो गया, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग जोन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दूँ, इन दोनों ऑर्बिटल्स की क्या है, एनर्जी सेम, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो हंड ने कहा था सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समान स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को एक एक भरा जाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ना भर के एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सबसे पहले इस कक्षक में समान ऊर्जा वाले में, उसके बाद इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट कर दी और ये खाली पड़ा है। सबसे पहले समान चक्रण वाले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद पेयरिंग की जाती है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पे फिलिंग होगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब इस कंपाउंड में, इस फ्लोर साइकिल में अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे पेयर्ड भी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या है प्रेजेंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिल गई, इसका मतलब ये क्या है पैरामैग्नेटिक, इसकी नेचर क्या होगी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो गई, डायमैग्नेटिक नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो गया ये एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला कंपाउंड, 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें डिलोकेलाइजेशन हो रहा हो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, फॉरेन के अकॉर्डिंग, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिलोकेलाइज हो रहे हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसकी नेचर किससे पता चल गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अभी एंटी एरोमेटिक अपने को ज्यादा ध्यान में रखना, एंटी एरोमेटिक में अपने आगे जाके पढ़ लेंगे, अभी मैं इतना बता रहा हूँ इसकी नेचर क्या है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय इसकी प्रकृति हो गई तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास मिल गए इस फ्लोट साइकिल में, इसका मतलब क्या है ये एरोमेटिक नहीं है, इसकी नेचर एरोमेटिक या डायमैग्नेटिक नहीं है, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर। इसी तरीके से इस कंपाउंड को अगर मैं इस फ्लोट साइकिल में कंप्लीटली शो करूं तो देखना ध्यान से, फोर मेंबर्ड स्केलेटन है। इस स्केलेटन को मैं किस में शो कर रहा हूँ, इस कंपाउंड में शो किया मैंने, इस कंपाउंड में शो किया। तो देखना ध्यान से, ये जो इसको सर्किल को टच कर रहे हैं ये क्या कहलाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ, देखिएगा इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखिए दोबारा। मैंने कहा सबसे पहले क्या बनाते हैं एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल के बाद अपन क्या करते हैं स्केलेटन को उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलेटन हो गया 4 मेंबर रिंग का। मैंने कहा ये सर्किल को जो टच कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं उसके एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल्स हो गए। इन एनर्जी लेवल्स की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वो क्या कहलाता है बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा वो क्या कहलाता है एंटी बॉन्डिंग, जिनके दोनों के बीच में एनर्जी लेवल है वो क्या कहलाता है नॉन बॉन्डिंग। ये क्या है नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे डिलोकेलाइज्ड होंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस कंपाउंड में तो इस जो एनर्जी लेवल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। उसके बाद इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग जोन, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल बन रहे हैं ये कौन से जोन में आ रहे हैं नॉन बॉन्डिंग जोन में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है हुंड के अकॉर्डिंग। अब पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 मैंने भर दिए। यहाँ से इस सर्कल से पता लग रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब क्या हुआ इसकी नेचर डायमैग्नेटिक नहीं होगी, क्या होगी पैरामैग्नेटिक होगी। इसकी भी नेचर क्या होगी पैरामैग्नेटिक। तो ये भी एक क्या है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रकृति रखता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर अपने पहचाने इसकी नेचर क्या होगी। तो 4 जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा हो वो कंपाउंड क्या कहलाता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है एंटी एरोमेटिक, अभी अपने को ज़्यादा बात नहीं करनी, अभी अपने को इतना पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में इसकी नेचर क्या होगी पैरामैग्नेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है इसकी अपन चर्चा कर लेंगे आगे। अभी मैं बता रहा हूँ फ्लोट साइकिल के आधार पर इसकी नेचर कैसे चेक की जाती है। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इसको इसके स्केलेटन को किस में रखेंगे इस फ्लोट साइकिल में रख देंगे। देखना ध्यान से, ये सर्किल, इस साइकिल को मैंने क्या रख दिया सर्किल में रख दिया इसके स्केलेटन को। अब ये जो टच कर रहे हैं सर्किल को टच कर रहे हैं जो एटम्स वो क्या है इसके एनर्जी लेवल्स, ये इसके एनर्जी लेवल्स हो गए। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2, पाई बॉन्ड में 2, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन
6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल है, ये इसका जो जोन है, इसका ये जोन कौन सा चल रहा है अभी, नॉन बॉन्डिंग जोन, जिसकी एनर्जी क्या हो, इससे ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा हो और जो एंटी बॉन्डिंग है उससे थोड़ी कम हो, इन दोनों के बीच में हो। ये कौन सा जोन है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जोन। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है, ये जो पूरा है ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो हमने बोला था सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षों में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है समान चक्रण वाले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, अब क्या होगी, इसमें स्पिन भी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये कितने हो गए, 2, 4 और 6। सभी किस में भरे जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। मैंने कहा जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो उसकी नेचर क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे, सभी पेयर्ड हो, तो उसकी नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नेचर किसका, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड का। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायमैग्नेटिक नेचर। ये फ्रोस्ट साइकिल से अपन ने चेक भी कर लिया। अब अगर मैं बात करूं इस बेंजीन की, बेंजीन में कैसे इसकी प्रॉपर्टी चेक की जाती है उसकी और बात कर लेते हैं। ये हो गई इन तीनों कंपाउंड्स की बात होगी। इसी तरीके से फ्रोस्ट साइकिल में अपन बेंजीन के स्केलेटन को रखकर उसकी नेचर चेक कर सकते हैं। तो देखना ध्यान से, जैसे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल में क्या रखना है, अपने को बेंजीन रखनी है। तो देखना कैसे रखी जाती है, इसके स्केलेटन को कैसे रख रहा हूं, देखना ध्यान से। इसके स्केलेटन को मैंने इसे सर्किल के अंदर रख दिया। अब ये जो टच कर रहे हैं सर्किल को, ये जो एटम्स टच कर रहे हैं, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स हो गया। जिसकी एनर्जी, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी इन दोनों के बीच में हो वो क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सबसे पहले 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अपने को इस प्रो साइकिल में भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 2। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस ऑर्बिटल में इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम हुंड रूल के अकॉर्डिंग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद क्या होती है, पेयरिंग होती है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अभी तो 4 ही हुए, 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या दिख रहे हैं, तीनों जो यहाँ पे पेयरिंग दिख रही है इलेक्ट्रॉन्स की। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो उसकी नेचर क्या होगी, डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय नेचर, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होगी। तो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिक नेचर। या मैं बात करूं इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति, तो ये कंपाउंड क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक। वैसे भी पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, हक्कर रूल फॉलो हो रहा है, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ये इस बात से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी नेचर डायामैग्नेटिक। इस तरीके से फ्रो साइकिल के आधार पर डायामैग्नेटिक रिंग करंट किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे देखा जाता है उसकी मैंने बातें कर ली।
अब इसी पर एक कंक्लूजन निकलता है, डिस्कस निकलता है। अभी जो आपने पढ़ा फ्रोस्ट साइकिल के आधार पर डायमैग्नेटिक नेचर पढ़ी, उसमें अपने को क्या पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या देखने को मिला अभी फ्रोस्ट साइकिल से, एरोमेटिक कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसकी नेचर क्या थी? डायमैग्नेटिक। इसी तरीके से कंपैरेटिवली मैं बात करूं जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, किसकी बात कर रहा हूं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है देखना ध्यान से। अभी अपन फ्रोस्ट साइकिल से चेक किया था, कंपाउंड्स में एंटी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उसमें अपने क्या देखा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम मिल रहे थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इसकी नेचर क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने से उसकी नेचर क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। तो इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को, इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अपने क्या देखा? फ्रोस्ट साइकिल में अपने क्या देखा? फ्रोस्ट साइकिल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, इनकी समभ्रंश या डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपन चेक कर रहे थे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भी क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है? सेम है, लेकिन ऑर्बिटल क्या है? डिफरेंट है। तो इनकी एनर्जी सेम है लेकिन ऑर्बिटल क्या है? डिफरेंट। अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? बाई रेडिकल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अपन क्या बोल सकते हैं? बाई रेडिकल कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या बोला दिया जाता है? बाई रेडिकल कंपाउंड। क्यों बोला जाता है? इसकी मैंने चर्चा की कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, जो ऑर्बिटल्स तो अलग है लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। एनर्जी सेम होने से इन ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन कितना है? अलग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तरीके का क्या हो गया? रेडिकल हो गया। ये भी एक तरीके का रेडिकल हो गया। तो ये क्या है? बाई रेडिकल है। बाई रेडिकल, ये बाई रेडिकल फॉर्म है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को बाई रेडिकल कंपाउंड भी बोला जाता है। फ्रोस्ट साइकिल के आधार पर अपन इलेक्ट्रॉन भर के अपन चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अलग अलग ऑर्बिटल में समान ऊर्जा वाले अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो बाई रेडिकल फॉर्म इसमें रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? बाई रेडिकल कंपाउंड। और एरोमेटिक में अपन ने बात कर ली कि इसकी नेचर क्या होती है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड। तो ये तो बात हो गई फ्रोस्ट साइकिल के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड में अपन कैसे चेक करते हैं डायमैग्नेटिक नेचर। अब इसमें जो थर्ड जो इसका जो प्रॉपर्टी थी, सबसे पहले पढ़ा हमने एरोमेटिक कंपाउंड में क्या पढ़ा? इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? अनुनाद ऊर्जा के आधार पर मैंने बताया। उसके बाद मैंने पढ़ा कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। उसमें क्या देखा अपन ने? डायमैग्नेटिक किससे देखी जाती है? फ्रोस्ट सर्किल से देखी जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स के अपन नेचर चेक कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब अगर बात आती है तो वो है एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ARSE का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं देखना ध्यान से। ये अपनी एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए, क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वो कारण पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं, तो कारण क्या बताएंगे? एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए कौन सी अभिक्रिया देते हैं? ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ज़्यादा होगी तो किसी कंपाउंड में, अगर कोई कंपाउंड या सिस्टम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड का क्या है, मेन कैरेक्टर है। तो किसी कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, वो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड या सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। तो एरोमेटिसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपाउंड स्टेबल हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, स्टेबिलिटी के रिवर्स होती है। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की मैं बात करूं, क्रियाशीलता, किसी कंपाउंड की, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ने से उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो कोई कंपाउंड जिसमें एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी पर बेस्ड मैंने एक बात बोली कि जो रिएक्टिविटी है, किसके प्रति रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता किसके प्रति बात कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई कंपाउंड की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की जो क्रियाशीलता है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, एरोमेटिसिटी पर। एरोमेटिसिटी की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड या सिस्टम में ज़्यादा है, एरोमेटिसिटी बढ़ गई तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ने से उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। अभी अपन किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी बढ़ने से कम हो जाएगी। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शो कर रहा हूँ, उससे अपने को इजीली समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए उस एग्जाम्पल को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसके प्रति बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो क्रियाशीलता है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, एरोमेटिसिटी। जिस कंपाउंड या सिस्टम में एरोमेटिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो देखना ध्यान से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एक तो मैं बात करूं जैसे बेंजीन रिंग की, एक मैं बात करूं नेफ्थलीन की, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एंथ्रासिन की। ये क्या है, एंथ्रासिन, ये नेफ्थलीन, ये बेंजीन। इसमें अपने को क्या पूछ ले, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसमें क्या पूछ ले, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सा कंपाउंड ज्यादा देगा, किसकी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रिएक्टिविटी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें अपन क्या चेक करेंगे, एरोमेटिसिटी। जिस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी उसमें रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए अपन ने क्या बोला था, किसी कंपाउंड में अपन एरोमेटिक कैरेक्टर चेक किए जाते हैं या उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ गई। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, मैंने बताया था रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर अपन चेक करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा है। तो अपन ने बात की थी कि बेंजीन इज द मोर एरोमेटिक कैरेक्टर देन नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ रही थी 36, इसमें कितनी आ रही थी 30.5, इसमें कितनी थी 28। तो बेंजीन इज मोर एरोमेटिक कैरेक्टर इन कंपेरेटिवली नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन। मैंने कहा इसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा है,
इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिकता, बेंजीन की एरोमेटिकता ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा कितनी होती है, यहाँ पे 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 36 सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इस कंपाउंड की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ये ऑर्डर किसका है, एरोमेटिकता या इसकी स्टेबिलिटी का। तो ये अब अपने ऑर्डर लिखा, ये किसका है, स्टेबिलिटी का। अब अगर मैं बात करूं ARSE एरोमेटिक, इसकी रिएक्टिविटी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इस कंपाउंड को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो सबसे ज्यादा कौन सा देगा, ये जो थर्ड कंपाउंड जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो जिसकी स्टेबिलिटी या एरोमेटिसिटी कम हो गई उसकी रिएक्टिविटी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा देगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा कंपाउंड देगा, थर्ड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद फर्स्ट। क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल, लेस स्टेबल है या अनस्टेबल कह सकता हूं मैं, कंपेरेटिवली बोल रहा हूं अनस्टेबल, वैसे अनस्टेबल नहीं है, कंपेरेटिवली बेंजीन के सापेक्ष क्या है, थोड़ा लेस स्टेबल या अनस्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते अपन, इसको मैं बोल देता हूं लिस्ट स्टेबल, कम स्टेबल है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बढ़ गई। तो इस तरीके से एरोमेटिसिटी और ये जो रिएक्टिविटी है कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, कैसे देते हैं, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, एरोमेटिसिटी पर या उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये अपनी बात हो गई कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, इस तरीके से उसमें स्टेबिलिटी की बात की, उसमें अपने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर की बात की, और ये अपनी बात होगी इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे देते हैं। कल अपन बात करेंगे इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स, उनके लिए क्या रूल लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और कौन कौन से कंपाउंड जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिलोकेलाइजेशन होगा वो किस बेस पर अपन किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे और नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया इस एरोमेटिसिटी में अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो या लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।